रॉय कंपटीशन क्लास में स्वागत है दोस्तों आप लोगों का। आज एम लक्ष्मीकांत का पहला चैप्टर देखेंगे, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इसमें थोड़ा इतिहास के बारे में जानेंगे, इंडियन पॉलिटी के बारे में। आइए जो दोस्तों देखते हैं। भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। तीसरा पॉइंट, कंपनी जो अभी तक सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित थी ने 1765 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अर्थात राजस्व एवं दीवानी के न्याय के अधिकार प्राप्त कर लिए। दोस्तों 1705 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत के जो प्रशासन शक्ति थी केंद्र में वो कमज़ोर हो गया था, जिसकी वजह से अंग्रेज भारत के प्रशासन और राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ, जिसमें सिराजुद्दौला को हार मिला और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी विजय हुआ था। फिर उसी के परिणाम को देखते हुए बक्सर युद्ध हुआ 1764 ईस्वी में, जिसमें अंग्रेज विजय हुआ। उसके ठीक एक साल बाद 1765 ईस्वी में बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिया अंग्रेजों ने, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने। 1858 में सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ताज ने भारत के शासन का उत्तरदायित्व प्रत्यक्ष अपने हाथों में ले लिया। यह शासन 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक अनवरत रूप से जारी रहा। इसके तहत भारत में उसके क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। स्वतंत्रता मिलने के साथ ही भारत के लिए एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। यहाँ इसको अमल में लाने के उद्देश्य से 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया। यद्यपि संविधान और राजस्व व्यवस्था की अनेक विशेषताएं ब्रिटिश शासन से ग्रहण की गई थी, तथापि ब्रिटिश शासन में कुछ घटनाएं ऐसी थी जिनके कारण ब्रिटिश शासित भारत में सरकार और प्रशासन की विधिक रूपरेखा निर्मित की गई। इन घटनाओं ने हमारे संविधान और राजतंत्र पर गहरा प्रभाव छोड़ा। इसके बारे में विस्तृत व्याख्या दो शीर्षकों के अंतर्गत कालक्रमबद्ध रूप से यहाँ दी गई है। जो पहला है, कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक चला। दूसरा, सम्राट का शासन 1858 से 1947 तक रहा। आइए दोस्तों देखते हैं कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक कौन कौन सा एक्ट आया। पहला एक्ट है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व था। यथा में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था व इसके द्वारा पहली बार भारत कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली एवं इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। इस अधिनियम का प्रमुख विशेषता यह थी, इस प्रकार थी, पहला, इस अधिनियम का बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद के नाम से दिया गया। उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय
कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। उल्लेखनीय है कि ऐसे पहले गवर्नर लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे। इसके द्वारा मद्रास व मुंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से अलग थे। तीसरा में देखते हैं दोस्तों, अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। चौथा, इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। पाँचवा, इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी की गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी की नियंत्रण सशक्त हो गया। छठा में, इसने भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया। 1781 का संशोधन अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की खामियों को ठीक करने के लिए ब्रिटिश संसद ने अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 पारित किया, जिसे बंदोबस्त कानून के नाम से भी जाना जाता है। इस कानून की निम्नलिखित विशेषताएं थी। पहला, इस कानून ने गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी अथवा मुक्त कर दिया। उनके ऐसे कृतज्ञों के लिए जो उन्हें पद धारण के अधिकार से दिए थे। उसी प्रकार कंपनी के सेवकों को भी उनके कार्य करने के दौरान की गई कार्रवाइयों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया। दूसरा, इस कानून के राजस्व संबंधी मामलों तथा राजस्व वसूली से जुड़ी मामलों को भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। तीसरा, इस कानून द्वारा कोलकाता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया गया। इसमें यह भी व्यवस्था बनाई गई कि न्यायालय हिंदुओं के निजी कानूनों के हिसाब से हिंदुओं तथा मुसलमानों के निजी कानूनों के हिसाब से मुसलमानों के वाद या मामले तय करें। चौथा, इस कानून द्वारा यह व्यवस्था भी की गई कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ दायर हो, न कि सर्वोच्च न्यायालय में। पाँचवा, इस कानून में गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालयों एवं काउंसिलों जो प्रोविंशियल कोर्ट एवं काउंसिल के लिए नियम विनियम बनाने के लिए अधिकृत किया। 1774 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में अस्तित्व में आया। इस अधिनियम की विशेषताएं इस प्रकार थी। पहला, इसमें कंपनी के राजनीतिक एवं वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया, मतलब अलग कर दिया गया। दूसरा, इसने निर्देशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दे दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से एक नए निकाय का गठन कर दिया गया। इस प्रकार द्वैध शासन की व्यवस्था का आरंभ किया गया। तीसरा, नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रण भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार व राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण करे। इस प्रकार
यह अधिनियम दो कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। दूसरा, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों, उसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण कर दिया गया। 1786 का अधिनियम, एक्ट ऑफ 1786। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। उसने यह पद स्वीकार करने के लिए दो शर्त या मांगे रखी। पहला, उसे विशेष काउंसिल के निर्णयों को अधिभावी करने अथवा न मानने का अधिकार हो। उसे सेनापति अथवा कमांडर इन चीफ का पद भी दिया जाए। उपरोक्त शर्तों को 1786 के कानून में प्रावधानों के रूप में जोड़ा गया। दूसरा, इसने गवर्नर जनरल को अधीनस्थ बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकारों के ऊपर अधिक नियंत्रणकारी शक्ति प्रदान की। तीसरा, इसने भारत पर व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया। चौथा, इसने कमांडर इन चीफ के गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी, बशर्ते कि उसी रूप में नियुक्त किया गया हो। पाँचवा, इसने व्यवस्था दी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों तथा उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व में से ही भुगतान किया जाएगा। चार्टर कानून 1813। इस अधिनियम की विशेषताएं इस प्रकार थी। पहला, इस कानून ने भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया, यानी भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। तब भी इस कानून ने चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार में कंपनी के एकाधिकार को बहाल रखा। दूसरा, इस कानून ने भारत में कंपनी शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा की प्रभुत्व को प्रकट व स्थापित किया। तीसरा, इस कानून ने ईसाई मिशनरियों को भारत आकर लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति प्रदान की। चौथा, इस कानून ने भारत के ब्रिटिश इलाकों में बाशिंदों के बीच पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार की व्यवस्था दी। चौथा, इस कानून ने भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया। 5, कर भुगतान नहीं करने पर दंड का भी व्यवस्था की। 1833 का चार्टर अधिनियम। ब्रिटिश भारत के केंद्रीयकरण की दिशा में यह अधिनियम निर्णायक कदम था। इस अधिनियम की विशेषता इस प्रकार थी। पहला, इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित थी। इस प्रकार इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। दूसरा, इसने मद्रास और बम्बई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा गया और नए कानून के तहत बने कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा गया। तीसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। अब यह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया। इसके तहत कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र राजशाही और उसके उत्तराधिकारियों के विश्वास के तहत ही
कब्जे में रह गए। चार्टर एक्ट 1813 के सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन की शुरुआत करने का प्रयास किया। इसमें कहा गया कि कंपनी में भारतीयों को किसी पद, कार्यालय या रोजगार को हासिल करने से वंचित। 1853 का चार्टर अधिनियम 1793 से 1857 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में यह अंतिम अधिनियम था। संवैधानिक विकास की दृष्टि से यह अधिनियम एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। इस अधिनियम की विशेषताएं इस प्रकार थी। पहला, इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए। इन्हें विधान पार्षद कहा गया। इसके दूसरे शब्द में गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया गया, जिसे भारतीय या केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। परिषद की इस शाखा ने छोटी संसद की तरह कार्य किया। इसमें वही प्रक्रियाएं अपनाई गई जो ब्रिटिश संसद में अपनाई जाती थी। इस प्रकार विधायिका को पहली बार सरकार के विशेष कार्य के रूप में जाना गया। इसके लिए विशेष मशीनरी और प्रक्रिया की जरूरत थी। दूसरा, इसने सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ किया। इस प्रकार विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गई। इसके तहत 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। तीसरा, इसने कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया और भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया। लेकिन पूर्व अधिनियमों के विपरीत इसमें किसी निश्चित समय का निर्धारण नहीं किया गया था। इससे स्पष्ट था कि संसद द्वारा कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता था। चौथा, इसने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, मुंबई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाना था। दोस्तों, इससे आगे पढ़ेंगे हम लोग 1858 से 1947 तक का, जिसे क्राउन या सम्राट का शासन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आप लोगों का अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यू नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं।